आजम खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 11 नए पॉजिटिव केस, 3 टाउन, 5 टीबी और 3 पीलीभीत से। जिले में टिड्डियों का आतंक, अखिल भारतीय किसान सभा ने की प्रभावी नियंत्रण की मांग, 7 को करेंगे तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन। सीवरेज के गंदे पानी से डूबी फसलें, किसानों ने जताया विरोध, बोले पिछले नुकसान का भी नहीं मिला मुआवजा। अब खबरें विस्तार से। जिले में आज 11 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें 3 हनुमानगढ़ टाउन के कलालों के मोहल्ले से, 5 टिब्बी से और 3 पीलीभीत से हैं। टाउन के तीनों पॉजिटिव टिब्बी के हाल ही में पॉजिटिव आए डॉक्टर के संपर्क में थे। टिब्बी के 5 पॉजिटिव हाल ही में टिब्बी में पॉजिटिव आए मरीजों के कांटेक्ट के थे। पीलीभीत के तीनों पॉजिटिव दिल्ली से आने की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा के मुताबिक 29 जुलाई को बीकानेर भेजे गए 155 सैंपल में से 154 की रिपोर्ट आई, जिसमें 11 नए पॉजिटिव, 9 रिपीट पॉजिटिव, 2 रिजेक्ट हुए हैं, 132 नेगेटिव आए हैं। अब तक कोरोना केसेस की बात करें तो जिले में कुल पॉजिटिव 218 हो चुके हैं, जिसमें रिकवर 137 और एक्टिव केस 80 सहित एक डेथ भी हो चुकी है। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से टिड्डी दल के बढ़ते प्रकोप पर अंकुश लगाने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर टिड्डी नियंत्रण को लेकर प्रभावी काम करने की मांग की गई। किसान नेता मंगी चौधरी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार गंभीर हो, किसानों की फसल बर्बाद होने से बचाई जाए, इसके लिए टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन आदि के जरिए छिड़काव करवाकर जिले में टिड्डियों की एंट्री पर ही रोक लगाने की प्रभावी कार्रवाई हो। बताया गया कि इस संबंध में 7 अगस्त को तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसके तहत मुआवजे की मांग की जाएगी। टिड्डियों ने पूरे जिले के किसान को तबाह कर दिया और उससे बड़ी शर्म की लालच की बात यह है कि टिड्डियों के रोकथाम के लिए या के कृषि विभाग की रिपोर्ट आज से 2 महीने पहले कृषि विभाग ने इस बात के लिए आगाह कर दिया था कि आने वाले समय में इस जिले में टिड्डियों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, यानी फसलें तबाह हो सकती है। लेकिन प्रशासन की तैयारियां यहाँ शून्य रही, उसी के कारण बाकी जगह का मेरे को पता नहीं, लेकिन नौर भादरा के ज्यादातर गांव की फसलें तो बिल्कुल तबाह हो गई है। जहां टिड्डियां बैठी है उस खेत में, उस गांव में कुछ बचा नहीं है। और कम से कम 70 ऐसे गांव है नौर और भादरा के जिन गांव में टिड्डियों ने पड़ाव डाला है, और पड़ाव डालने के बाद भी कृषि विभाग और यहाँ का स्थानीय प्रशासन, कलेक्टर महोदय सिर्फ 2 बार फोटो खिंचाने के लिए वहां जरूर चले गए। लेकिन ये जिले के लिए बहुत बड़ी गंभीरता का सवाल है, क्योंकि ज्यादा टिड्डी पड़ाव डालती है वहां दूसरी बीमारियां भी फैलती है, वहां फाका आता है। और आने वाले समय में उस जगह से दोबारा क्योंकि टिड्डी का एक बीज जो है वो वहां उत्पन्न मतलब है वो अपना अंडा छोड़ देती है, जिसके कारण वहां दोबारा टिड्डियां उत्पन्न होती है। तो नौर और भादरा पूरा इलाका तबाह हो चुका है। अभी जो रिपोर्ट है प्रशासन की उसमें ये है कि अगले 1-2 दिनों में यहाँ टिड्डियों की संख्या जो और ज्यादा करोड़ों की संख्या में टिड्डियां आ सकती है। लेकिन प्रशासन की यहाँ शून्य व्यवस्था रही है। कलेक्टर साहब कल और परसों लगातार जनता की मांग के द्वारा, हमारी मांग के द्वारा 2 दफा वहां पर गए हैं। एक दफा उसी गांव में पत्रिका में मतलब 1 दिन पहले गए, उसके बाद फिर उसी गांव में पत्रिका में गए, दोबारा बुकुलका गांव में गए। यानी नौर और भादरा दोनों विधानसभा सबसे ज्यादा फसलें कहीं बर्बाद हुई तो वो है नीमला, हरियाणा, टिडिया, सरदाला, अपने जसराना, रैयावाड़ी, ढाणी, जिन गाँव में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है वहां गए नहीं। सिर्फ जहाँ हाईवे पड़ता है जहाँ जाने में इनको मतलब परेशानी नहीं हो, उन गाँव में जाकर के सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर करके। और उससे बड़ी लानत की बात राजस्थान की सरकार के लिए है कि आज हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला जो पूरे राजस्थान का अन्न के रूप में कटोरा माना जाता है, जो पूरे राजस्थान का पेट भरता है, वो दोनों जिले इस संकट में जूझ रहे हैं। और राजस्थान की सरकार है वो होटलों में कैद है, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, यहाँ के जो क्षेत्रीय जो सत्ता के जो नेता हैं वो सब के सब होटलों में कैद है। उन्होंने यहाँ आकर के जनता को संभालने तक का काम एक बार भी किया नहीं। और ये चूंकि राजस्थान सरकार का तो काम है ही है, लेकिन टिड्डी केंद्र के
केंद्र का भी महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए और ही ज्यादा शर्म की बात है कि हमारा नौर और भादरा का MP राहुल गस्वा यहाँ आकर के कलेक्टर को ज्ञापन देकर के जाते हैं। इस प्रकार से ज्ञापन दे रहे हैं जैसे केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार है, ये बीजेपी से जीत करके गए हुए। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से पूरे जिले के अंदर जो टीडीओ का जो हुआ है आज तक, उसके खिलाफ आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर के हमने मांग की है कि पूरे जिले के अंदर तुरंत 7 डेज की कार्रवाई करके किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए और उसके साथ साथ हेलीकॉप्टरों के द्वारा, ड्रोन के द्वारा और दूसरे जो यंत्र है उनके द्वारा तुरंत राज्य सरकार और केंद्र सरकार होटलों से बाहर निकलते हुए, और जो केंद्र सरकार के जो MP जो ड्रामा कर रहे हैं वो अपने ड्रामों से बाहर निकलते हुए किसान के दर्द को समझे और जल्द से जल्द किसानों के लिए शानदार व्यवस्था ऐसी करें कि जैसे ही टीडी हमारे जिले में घुसे तो उनको तुरंत ही शॉटगन के माध्यम से, दूसरी कोई भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ का प्रशासन मारने की कोशिश करे। आप ज्यादातर काम करें, सिर्फ फोटोएं खिंचवाने में विश्वास नहीं रखें। ये हमने आज ज्ञापन देकर के निवेदन किया है और 7 तारीख को अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से पूरे जिले के तमाम जिला मतलब तहसील हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया जाएगा और ये मांग की जाएगी कि 7 डेज की कार्रवाई में मुआवजा दिया। टाउन में लोहिया कॉलोनी के पास सीवरेज के गंदे पानी के ओवरफ्लो होकर खेतों में चले जाने से किसानों की फसलें डूब गईं। किसानों ने इसका विरोध जताया। किसानों ने कहा कि थोड़ी सी बारिश से शहर का गंदा पानी उनके खेतों में आ जाता है। हालांकि मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। टाउन में लोहिया कॉलोनी के आसपास खेतों में फसलें उपजाने वाले किसान बरसों से सीवरेज के गंदे पानी की समस्या झेल रहे हैं। किसानों का आरोप है कि बारिश के दिनों में उनकी फसलें डूब जाती है, लेकिन नगर परिषद मुआवजा तक नहीं देती। किसानों का कहना था कि फसलों से सीवरेज का गंदा पानी जाने से रोकने के लिए किसानों ने खुद ही प्रयास किए। किसानों ने अपने स्तर पर मिट्टी के कट्टे लगाकर पानी को रोका। हालांकि नगर परिषद के अफसरों ने कहा कि किसानों की फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, समय रहते मिट्टी के कट्टे लगा दिए गए। सुनिए क्या बोले किसान। जी सर, ये 8-10 दिन पहले भी बारिश के कारण यहीं पानी आकर ये हमारा नुकसान हुआ। मैं उस दिन भी आपके चैनल पे बोला था। आज बारिश नहीं है तो भी आप ये हालात देख रहे हैं कि पीछे वाले चैम्बर वो अभी तक कवर नहीं हुए, वो चैम्बर सब फटे हुए हैं। उनका सारा पानी आकर और ये डोले के बराबर कई जगह तो खेतों में घुसने लग गया। तो इससे मैं यही चाहूँगा कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब से भी खुद मौका देख के आकर इसका कोई हल निकालें। इनकी जो अपने सीवर लाइन है वो सर जगह जगह चौक हुई है, उसके अंदर पानी आगे जा नहीं रहा, जो पीछे खेतों में नुकसान हो रहा है। और हर बार आज 5वीं बार मेरी अब फसल डूबी है साहब, और लाखों रुपए के कर्जे के नीचे मैं आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। सुबह से मैं 6 बजे से सारे नगर पालिका अधिकारियों को फ़ोन कर रहा हूँ। उनमें एक प्रेमलता मैडम और जगदीश जी यहाँ मौके पे आए। मौके आके उन्होंने हमें कुछ दिलासा दिया भी ठीक है आपको परेशान हो। उन्होंने कुछ कर्मचारी भी बुलाए हैं, लेकिन ये कर्मचारी क्या करेंगे जी, यहाँ जब तक GCP से के साथ यहाँ गट्टे भर के ना लगेंगे तब तक यहाँ का कोई हल नहीं। और दूसरा हल नगर पालिका को पानी जो बिना बरसात होगा चल ठीक है, फिर भी चलो आ जाए थोड़ा बहुत पानी, बगैर बरसात पानी आ रहा है हाल तो डूब रहा है। ये बताओ अब वो भट्ठू बांधे है नगर पालिका क्या है, बोले भट्ठू क्यों बांधो, फसल तो डूबने हमारी जी। फसल कम से कम अभी 10 दिन पहले डूब गया, कम से कम हमारा कम से 2 रुपया डूब गया धान का। अभी के बाद में अब क्या जी ये मिट्टी लगा लो, मिट्टी में वहाँ नगर पालिका बंदा आगे लगा है, मिट्टी कट्टा भी मैं खुद लगाया, मैं खुद बंद करे ना आगे। अब देखो अब साहब आए ना क्या करा क्या नहीं करा, जय साहब है कितना नुकसान हो रहा है? हाँ जी नुकसान साहब फाइल लगा दी, बोले मुआवजा देंगे आपको, हमें कुछ भी नहीं दिया अभी तक जी। 2 बार फसल डूब चुकी है, मार्च में डूबी, गेहूं की फसल डूबी, उसका मुआवजा नहीं दिया, और अब ये धान की डूबी है, इसका भी मुआवजा नहीं है। अब आए हैं आते पूछते हैं कहाँ से डूब गया, मैं जाके देखो साहब। हमारी समस्या ये है जी, ये सीवरेज का पानी है, ये सीवरेज लाइन तो बिल्कुल चौक है जी शहर की, तो ये पानी ओवरफ्लो होकर तिरके आ रहा है जी। तो हमारी फसलें पहले भी 2-3 बारी डूब चुकी हैं, उसमें भी हमारे को कहा गया कि मुआवजा मिलेगा, और हमने फाइल लगाई मान लो, उसमें हमारे को कुछ नहीं मिला। अब हमारे 3-4 बारी फसलें डूब गई, नुकसान हो गया, बाकी मान लो मौके पे ये आए हैं अधिकारी, ये कोई गौर नहीं कर रही। टाउन का पानी सीवरेज से घग्गर नदी में छोड़ा जाता है। लोहिया कॉलोनी के आसपास के इलाके में अक्सर सीवरेज लाइन चौक होने से यह पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में चला जाता है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। हालांकि इस संबंध में स्काई न्यूज ने नगर परिषद अभियंता से बात की तो उनका कहना था कि किसानों की फसलों का किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। सुबह हमें सूचना मिली है कि यहाँ पे जल भराव हो गया है, ठीक है, थोड़ी बारिश हुई है टाउन क्षेत्र में, तो वो पानी आगे आ रहा है। तो मैं यहाँ मौके पे आके देखा तो पानी भरा हुआ है, ठीक है, किसी की फसल वगैरह को नुकसान नहीं हुआ अभी तक। और हमने जो सैंड बैग्स हैं हमारी लेबर लगा दी है, वो सैंड बैग भरवाए जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो भरे हुए हैं उनको लगाया जा रहा है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि फसल किसी की बर्बाद ना हो पानी टूट के, ठीक है।
और पीछे जो लोहिया कॉलोनी में पौंड है वहाँ पे हमने पानी उस पौंड में छोड़ दिया है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो पानी अभी डिवाइड हो गया है और पानी पीछे से थोड़ा कम भी हुआ है अभी। हाँ, बारिश तो ज़्यादा नहीं हुई, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी और जो भी हमने टेंडर वगैरह कर रखे हैं सैंड बैग्स के और लेबर वगैरह के, तो वो सभी तत्पर हैं हम 24 घंटे। किसानों की मांग तो यही है कि जो भी बरसात का पानी है या शहर का पानी है वो उनकी फसल में ना जाए, उनकी फसल बर्बाद ना हो। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी इधर ना जाए। मुआवजे को लेकर बड़ी परेशानी आ रही है इनको, क्या बात? मुआवजे के लेकर अभी तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, अगर नुकसान होगा तो वो पहले वाले नुकसान जो हुए हैं, पहले वाला कौन सा, अभी तक जो मेरे नॉलेज में है वो तो अभी तक हुआ नहीं इस तरह कोई नुकसान। अगर होगा नुकसान तो बिल्कुल हम अवगत करा देंगे हमारे उच्च अधिकारियों को, चेयरमैन साहब को, जो प्रशासन को। टाउन के सीवरेज का पानी किसानों की फसलें हर सीजन में बर्बाद कर देता है। ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों का गुस्सा इस कदर है कि वे इस कर्ज लेकर फसलें बोने के बाद उसे चुका पाने में असमर्थ होते हैं। टाउन में शुक्रवार को पानी से फसलें डूबने के बाद वहां मौजूदा किसानों ने आत्महत्या तक की चेतावनी दे दी। तो सर इतना कर्ज हो गया कि इसके अलावा अब मैं सवाए आत्महत्या के सवाए करने को कुछ नहीं रहा। कितनी की बार नुकसान करूं, और इतना बुरा हालात हो गया कि कर्जे वाले मेरे को तंग कर रहे हैं, बार बार आके फ़ोन कर रहे हैं, घर बैठते हैं, वे हमारे पैसे लौटाओ। कहाँ से लौटाऊँ साहब, फसल मेरी बर्बाद हो जाती है। आप भी भाई साहब देख रहे हैं यहाँ क्या हालात है। तो बिना बारिश के जो हालात है, बारिश आने के बाद तो यहाँ कम से कम 2-2, 3-3 फुट पानी फसल के ऊपर खड़ा हो जाता है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं इसलिए। हमने ये शुरू किया जी, अब हमारे पास आत्महत्या करने नहीं सिवाय और क्या है जी। मान ये बताओ जी, कर्ज से इतने डूबे पड़ी हैं कि भी कर्ज चुका है या फसल करें, मान लो ये बताओ। हमने तो उनको यही 1-2 दिन में मान लो सही करें तो ठीक है, नहीं हम मान लो कलेक्टर साहब के पास पेश होंगे, बाकी उनसे कुछ जवाब मांगेंगे जी। टाउन थाना अधीन लखुवाली चौकी की ओर से बदमाश प्रवृत्ति के 3 युवकों को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया गया। लखुवाली चौकी पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से 3 देशी पिस्तौल और 1 कारतूस जब्त किया है। पुलिस ने सैफ अली, सैफुल मलिक, हबीब को गिरफ्तार किया है। चौकी प्रभारी नवदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। तीनों युवकों के खिलाफ हनुमानगढ़ टाउन पुलिस थाना में आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग मामले भी दर्ज हैं। हनुमानगढ़ जिला ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा ओवरलोड रोकने और बिना रॉयल्टी की बिना निर्माण सामग्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर यूनियन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्यों ने 28 जुलाई को एडीएम से मिलकर इस समस्या से अवगत करवाया था। ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि रणधीसर और लोडसर जिला चूरू और बजरी बीकानेर से आ रही है। वो या तो आंशिक रॉयल्टी और बिल कटा होता है या पूर्णतः अवैध ट्रक में माल भरा होता है। इसके अलावा ओवरलोड धड़ल्ले से चल रहा है, उस पर रोक लगवाने की मांग की गई थी। वाहन ओवरलोड वजन लेकर आती है तो उस वाहन के मालिक के साथ माल लोड करवाने वाले और अनलोड करवाने वालों पर भी कार्रवाई करवाने की मांग की गई। ट्रक ऑपरेटर भूखमरी के कगार पर हैं। अंडरलोड करवाने में प्रशासन ट्रक ऑपरेटर का सहयोग करे और यूनियन द्वारा की गई शिकायतों पर पुलिस मौके पर जाकर कार्रवाई करे, तभी समस्या का समाधान होगा। हनुमानगढ़ जिला ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन ने आज जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात की और ओवरलोड रोकने और जो बिना रॉयल्टी और बिना बिल के माल आ रहा है उसको रोकने की गुहार लगाई है। गत 28 तारीख को भी 4 दिन पहले हमने एडीएम साहब से मुलाकात की थी, तो कलेक्टर साहब की तरफ से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। आज कलेक्टर साहब ने हाथों हाथ संबंधित विभाग श्रीमान एसपी साहिबा को और डीटीओ साहब को पाबंद किया है, खनिज विभाग को भी पाबंद किया है। भाई जब भी ऑपरेटर आपको सूचित करे तो आप तुरंत कार्रवाई करें। जो भी ये ओवरलोड माल आ रहा है, जैसे बजरी है, सीमेंट है, जो भी जिस प्रकार का भी ओवरलोड माल आ रहा है, उसके अलावा बिना रॉयल्टी के जो माल आ रहा है उसे रोकने के लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय से आज मुलाकात की है और कलेक्टर महोदय ने तुरंत ही एडीएम साहब को लेटर आगे भेजकर और एडीएम साहब ने तुरंत ही जो खनिज विभाग है, एसपी महोदय और डीटीओ साहब को तुरंत लेटर जारी कर दिए हैं और उनसे ये आदेशित किया है उन्हें भी यदि जब भी कोई ऑपरेटर आपको सूचना करे यूनियन की तरफ से तो आप उन ट्रक वालों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें जो ओवरलोड माल लेके आ रहे हैं। और इससे हमें ये उम्मीद बंदी है कि अब जल्द ही पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो भी ओवरलोड माल आ रहा है वो तुरंत प्रभाव से बंद हो जाएगा। 3 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के दिन इस बार सुबह 9:32 तक भद्रा रहेगा। पंडित रतनलाल शास्त्री ने बताया कि भद्रा के समय राखी बांधना निषेध माना जाता है, इसलिए सुबह 9:32 के बाद ही बहनें अपने भाइयों को राखी बांधें। इस दिन का यही शुभ मुहूर्त रहेगा।
इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को श्रावणी कर्म करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन क्या रहेगा खास और किस मुहूर्त पर बांधे राखी, सुनिए क्या बोले पंडित रतनलाल शास्त्री। श्रावण मास में भगवान शिव का पर्व मनाया जाता है और श्रावण की संपन्नता में श्रावणी कर्म और रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। सनातन धर्म में ये रक्षाबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण भाई बहन का त्यौहार है। पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इसमें भद्रा का निषेध है। भद्रा को छोड़ करके रक्षाबंधन करना चाहिए। इस श्रावण में जो है पूर्णिमा 3 अगस्त सोमवार को पड़ती है। 9:32 तक भद्रा रहेगी। 9:32 के बाद जो है भद्रा के उपरांत रक्षाबंधन करना चाहिए। बहनों को भाइयों के तिलक और रक्षाबंधन करनी चाहिए। रविवार को 14 में शुद्ध दिन है। उसमें दरवाज़ों पर जो सूंड मारना होता है, दरवाज़ों पर शुभ चिन्ह लगाने होते हैं, वो सब जो है पूरे दिन लिख सकते हैं। और इसी दिन जो है सोमवार श्रावणी कर्म जो है, पूर्णिमा को श्रावणी कर्म ब्राह्मणों को करना चाहिए। सभी लोग श्रावणी कर्म इसी दिन करते हैं और यह संस्कृत दिवस भी है। हयग्रीव दिवस जयंती भी इसी दिन है। इसलिए श्रावणी जो है वो भी भद्रोत्र ही रक्षाबंधन होगा और बहनें अपने भाइयों के जो रक्षा सूत्र है, धागा जो बांधेगी, वो भद्रा के बाद 9:32 के बाद ही जो है रक्षा सूत्र बांधेंगे। शुभ रहेगा, सबके लिए मंगलमय हो। रक्षाबंधन को लेकर जहां बाजारों में राखी की दुकानें सज चुकी हैं, वहीं दुकानदारों के मुताबिक इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भी कोरोना का असर है। ऐसे में पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल राखियों का मार्केट सुस्त रहने के आसार हैं। देखिए यह रिपोर्ट। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, जैसे कि जब पूछते हैं मानो भाई और बहन का प्यार हिलोरे खाने लगता है। लेकिन कोरोना काल ने इस त्योहार की मिठास को कुछ हद तक फीका कर दिया है। रक्षाबंधन को लेकर जहां बाजार में राखियों की दुकानें सज चुकी हैं, वहीं महिलाएं और बालिकाएं बाजार में राखियां खरीद करती देखी गई। हालांकि ग्राहक खुद नियमों का पालन कर रहे तो दुकानदार भी नियमों के पालन के तहत सैनिटाइजर से हाथ धुलवाने के बाद ही ग्राहकों को दुकान में प्रवेश करवा रहे हैं। दुकानदार मानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग सहित नियमों की पालना के चलते महिलाएं कम ही घरों से बाहर आ रही हैं। ऐसे में पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल राखियों का मार्केट सुस्त रहने के आसार हैं। को देखते हुए राखी की व्यवस्था अब की बार सैनिटाइज की और मास्क की पूरी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहे। लेकिन इस बार जो है हर साल की अपेक्षा सेल काफ़ी कम है, जो कस्टमर जो है भेजने में भी उनको डाक में बस में व्यवस्था कम हो रही है, इसलिए हर साल से काफ़ी सेल कम जा रही है, तो सब नुकसान हो रहा है। बाज़ार में भी जो है राखी कम लग रही है, क्योंकि ये इसके पालन करने के चक्कर में ये, इसलिए अब की बार सबको राखियों में काफ़ी नुकसान हो रहा है। काफ़ी सेल पिछले साल से कम आ रही है। पिछले साल से जो भी सेल है लगभग 40-50% सेल आ रही है सबकी। रक्षाबंधन पर इस बार स्वदेशी राखियों की डिमांड है। वहीं दुकानों पर बिकने के लिए पहुंची राखियों में स्वदेशी राखियां अधिक वैरायटी में उपलब्ध हैं। दुकानदारों के मुताबिक बच्चों की पसंदीदा खिलौनों वाली राखियों की डिमांड भी लोग खूब कर रहे हैं। रक्षाबंधन में इस बार कुछ खास तो नहीं है। कोविड-19 के कारण 50% माल आया है और हमने भी जो है हर बार की तरह 50% ही परचेजिंग करी है और इतना कुछ खास है नहीं। हर बार की तरह फीका ही है रक्षाबंधन और लोग घरों से बाहर आने में हिचका रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि नॉर्मल त्यौहार मनाएंगे घरों में। और वैरायटी को लेके है, रेटों को लेके है, इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। रेट सेम ही है लगभग और वैरायटी है हर साल की तरह इतनी वैरायटी नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत माल है जो नया ही आया है और वैरायटियाँ लगभग हर तरह की वैरायटी आ चुकी है। लेकिन बाजार में रौनक इतनी है नहीं जितनी हर साल की तरह राखियों में रौनक होती है। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा का तोहफा मिलेगा। 3 अगस्त को रक्षाबंधन है। इस दिन राज्य सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। वहीं खास बात यह है कि इस दौरान लगने वाली भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना रोडवेज के लिए चुनौती साबित होगा। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा के बाद रोडवेज तैयारियों में जुट गया है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए रोडवेज प्रबंधन जहां एक बस में 50 यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी, वहीं आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बसें लगाने की भी प्लानिंग की गई है। इस दिन महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करने की छूट देने के बाद रोडवेज ने भी कोरोना को देखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राजस्थान रोडवेज ने बस में महिला को
यात्रा करने के लिए 3 तारीख को सुबह से लेकर रात के 12 बजे फ्री किया गया है और उनको ये हिदायत दे दी है कि मास्क लगा के आएँ, स्नान करके जाएँ, बस में आराम से खुली बैठें, कोई दिक्कत परेशानी ना आना। उस दिन 3 तारीख को कुछ बसें एक्स्ट्रा और चलाई जाएंगी अच्छी व्यवस्था के लिए। रक्षाबंधन पर्व के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार जो महिलाओं को फ्री निःशुल्क यात्रा के लिए बोला गया है, जिसके दौरान रोडवेज द्वारा फुल डिस्टेंसिंग और स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखते हुए प्रत्येक बस स्टैंड पर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा और जो कि जैसा कि हमें पूर्व में आदेश प्राप्त हो चुके हैं कि 50 से ज़्यादा हम प्रत्येक बस के अंदर सवारी नहीं बिठा सकते, जहाँ 50 तक हम सवारी प्रत्येक गाड़ी के अंदर रखेंगे और प्रत्येक सवारी को नियमों के अंतर्गत रखते हुए जैसे मास्क लगाए रखा, डिस्टेंसिंग रखते हुए एक गाड़ी के अंदर सवारियों को प्रवेश के लिए परमिशन तो हमें मिली हुई है। उसी दौरान अगर मान लो रक्षाबंधन के ऊपर अगर अतिरिक्त सवारियां आती है तो उसके लिए रोडवेज प्रशासन आवश्यकता अनुसार जो भी हमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से बसों का संचालन और बढ़ाया जा सकेगा। राज्य सरकार की गाइडलाइन व कलेक्टर के दिशा निर्देशों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण रोकथाम व कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सरकारी कार्यालयों के सामने संचालित दुकानों में, होटलों के साथ साथ शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों पर संचालित दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल का नेतृत्व अमनदीप कौर ड्रग इंस्पेक्टर और एनटीसीपी प्रभारी निपेन शर्मा ने किया। एनटीसीपी टीम ने विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारी, आमजन व स्थानीय दुकानदारों को राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की पालना के लिए समझाइश की गई। वहीं कई व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर उनको रोका गया और ऐसा नहीं करने के लिए हिदायत भी दी गई। एनटीसीपी टीम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू सेवन करने वालों और बेचने वालों के चालान काटकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने और थूकने से फैलने वाले कोरोना वायरस से बचाव संबंधित जागरूक करने का कार्य भी किया। इस दौरान की गई कार्यवाही में 37 दुकानों का निरीक्षण किया गया। तंबाकू उत्पादों का विक्रय करने और प्रचार करने पर 12 दुकानदारों के चालान काटे गए, जिनसे 2200 रुपए की राशि प्राप्त की गई। स्थानीय दुकानदारों के चालान काटकर उनके साथ समझाइश भी की गई व खाद्य पदार्थों के साथ तंबाकू उत्पाद का विक्रय नहीं करने के लिए कानूनी जानकारी भी दी गई। जैसा कि आप सबको पता है कि माह के अंतिम दिवस पर तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार पूर्व में निर्धारित है और इसी की अनुपालना में जिला कलेक्टर महोदय की निर्देशानुसार आज श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ़ के दिशा निर्देशों में शहर के विभिन्न मार्गों पर और उनसे प्रमुख स्थलों पर जो दुकानें हैं या विभिन्न कार्यालयों के अंदर जो कैंटीन्स हैं उनकी आज आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसके तहत हमें जो आमजन जो बिना मास्क लगाए या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे थे उनको राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत समझाइश की गई तथा उन दुकानदारों के जो खाद्य पदार्थों के साथ आज तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू का बेचान कर रहे हैं उनके चालान काटे गए। एनटीसीपी टीम के साथ साथ आज अमनदीप को ड्रग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है और आगे भी निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी। मेरा सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन है कि वे कोटपा अधिनियम के तहत ही तंबाकू का बेचान करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क इत्यादि लगाएं ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। 1 अगस्त को ईद उल जुहा का पर्व मनाया जाएगा। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार 1 अगस्त को ईद उल जुहा की नमाज ईदगाह व अन्य किसी स्थान पर सामूहिक रूप से अदा नहीं की जाएगी। वहीं धर्म गुरुओं ने भी यह अपील आवाम से की है। इस संबंध में जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद अली ने अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए ईद उल जुहा की नमाज ईदगाह व अन्य किसी स्थान पर सामूहिक रूप से अदा नहीं की जाएगी। मुस्लिम अकीदतमंदों को अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करनी है। बरदरान इस्लाम और तमाम अहले वतन को मैं हमारे इस ईद उल अज़हा के मौके पर इस अजीम दिन की खुशी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मालिक से दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व तआला हमारा ये ईद का दिन अमन और सलामती के साथ में, भाई के साथ में मिलकर जुलकर अच्छे तरीके से मनाने की हम सबको तौफीक बख्शे। देखिए, ये हमारा एक ऐसा दिन है जिस तरह पहले मनाते थे, ये ईद उल अज़हा का दिन जो कि लोग नमाज भी मस्जिदों के अंदर पढ़ते थे, पहले ईदगाहों में पढ़ते थे और लेकिन अब की बार जैसा कि कोरोना वायरस के चलते हमने और हमारे मोतबर उलमा किराम ने और दीगर अइम्मा इज़ाम ने अपनी मस्जिदों के अंदर ये ऐलान किया है
कि मस्जिदों के अंदर चंद 4-5 अफराद ही नमाज मस्जिद में अदा करें, बाकी लोग अपने घरों के अंदर जो दीगर नमाज है नवाफिल वो अदा करें। इसलिए ये कोरोना वबा है, जैसा कि बताया गया है कि छूने से, देखने से, पास में आने से फैलती है। तो इसलिए अपने आप को तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि अपने आप के से दूरी बनाए रखें। जैसा कि हमने मस्जिदों के अंदर ये ऐलान भी किया है कि आप तमामी हजरात अपने घरों में रहकर नवाफिल अदा करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना से हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। और तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि इस ईद की खुशी में आप किसी के साथ में झगड़ा ना करें, बल्कि अगर मोहल्ले के अंदर कोई गरीब भी है, कोई गैर मुस्लिम भी है, तो वो भी आपके साथ में, उसके साथ में भी आप मिलकर खुशी बनाएं। और जैसा कि दीगर जो काम किए जाते हैं, जैसे कुर्बानी पेश की जाती है, तो वो भी आप अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश करें और भाईचारे की साथ में इस त्यौहार को बनाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको इसकी खुशी नसीब फरमाए। गुरुवार शाम को बारिश के बाद शुक्रवार सुबह भी दिन की शुरुआत बारिश की फुहारों से हुई। इससे मौसम में व्याप्त गर्मी का असर कम हो गया। ठंडी हवाएं चलने से आमजन को राहत मिली। हालांकि दोपहर में धूप निकलने से उमस बढ़ गई। वहीं यह बारिश फसलों के लिए अमृत बताई जा रही है। गुरुवार सुबह बारिश होने से आमजन को गर्मी से राहत मिली। वहीं चिंता की बात ये कि इन दिनों बीटी कॉटन में सफेद मक्खी और थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे में उत्पादन प्रभावित होने की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ रही है। वहीं कृषि विभाग ने नियंत्रण के लिए एडवाइजरी जारी की है। रोगों के बचाव के लिहाज से अगस्त महीना महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर ऐसे हाल रहे तो नरमा की फसल में रोग के प्रकोप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अंदेशा बताया जा रहा है। रोडवेज के रिटायरमेंट कर्मियों को बकाया राशि का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जबकि यह कर्मचारी 2012 में रोडवेज की सेवा में रिटायर हुए थे। अब इन रिटायर कर्मचारियों ने बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की। रिटायर कर्मचारियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर वे कलेक्टर सहित विधायक और विभाग के अधिकारियों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रोडवेज के चालक परिचालकों को अब तक 8 साल से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। समस्या को लेकर रिटायर रोडवेज कर्मियों ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किया, लेकिन फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। हालात यह है कि त्योहार के समय में उनके परिवारों के समक्ष आर्थिक संकट गहराया हुआ है। ये कर्मचारी 2012 में रोडवेज की सेवा से रिटायर हुए थे। इस बारे में रोडवेज के रिटायर कर्मियों ने बताया कि कांग्रेस सरकार आई तो वादा किया गया था, लेकिन उसे निभाया नहीं। वहीं केंद्र सरकार सहित रोडवेज एमडी तक गुहार लगा चुके, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ है। रोडवेज के अंदर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज तक रोडवेज के चालक परिचालकों को, कुछ जो चालक परिचालक है उनको 98 से और बाकी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको जुलाई 16 से कोई भी पेमेंट नहीं मिला है, जिनकी हालत दयनीय है। बार बार प्रशासन को भी चेताया जाता है, केंद्र सरकार को भी लिखा, इसके बारे में आंदोलन भी हुए, धरने भी लगाए और अभी पीछे एमडी साहब से भी मिले, उनको ज्ञापन भी दिया गया। पहले पूर्व में हर महीने दिए जाते थे कि चलो एक कुछ पेमेंट किया जाए, हर महीने का ब्रेटे के हिसाब दिया जाए, लेकिन वो भी जुलाई के बाद बंद कर दिया गया। मतलब रोडवेज के राजस्थान के अंदर जुलाई से लेकर तो जो रिटायरमेंट आज तक हुए उनके सभी का पेमेंट बकाया पड़ा है। जो भी कर्मचारी रिटायरमेंट है लगभग जो आधे से ज़्यादा हो चुके हैं उनका बकाया पड़ा है। प्रशासन को भी बार बार लिखा, कांग्रेस सरकार आई उसने पूर्व में वादा किया था कि सभी का भुगतान किया जाएगा और साथ में वेतन भी जाए। वैसे वेतन तो अलग बात है, लेकिन कर्मचारी जो आज तक रिटायरमेंट से हर डिपार्टमेंट में जितनी रिटायरमेंट है उसने पूरा पैसा दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है रोडवेज के
चालक परिचालकों का या रिटायरमेंट कर्मचारियों का उनको आज तक 16 जुलाई से कोई पेमेंट नहीं हुआ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।